नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट रविचंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास से संबंधित क्रोनोलॉजी की जो एक क्यूआर सीरीज है, एक अभ्यास सीरीज है, उसकी आर आगामी एग्ज़ाम जो कि 27 जुलाई को है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। हैंड राइटिंग नोट्स है, इसी का वीडियो आपको दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल्स वाले जो हैं वो पेड ग्रुप चला रहे हैं। कोई 100 का दे रहा है, कोई 50 के मटर दे रहा है, कोई कितने 500 को दे रहा है, कोई 1000 का दे रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के अंदर एक साइकोलॉजिकल बीमारी कह सकते हैं होती है कि जहाँ पर चीज़ें पैसे दे करके मिलती हैं वो बेहतर होती हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ पैसे दे करके आप वो मटर खरीद लीजिए। इसके बाद आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये होता है, एक मनोवैज्ञानिक चीज़ होती है कि अगर आप कोई चीज़ पैसा दे करके खरीदते हैं तो वो आपको ज़्यादा विश्वस्त लगती है। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है तो वो आपको लगता है अरे ऐसे ही होगा। ठीक, यही हो रहा है एक्चुअली। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि पहले समझाने से लोगों को समझ में नहीं आता है। जब उनके साथ ऐसा होता है तभी पता चलता है। खैर, हम इस 7वें भाग की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास के क्रोनोलॉजी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 6 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप मैटर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन समाज की। देखिए, यहाँ पर जो मैंने वन लाइनर लिए हुए हैं फैक्ट, यहाँ से कथन कारण वाले प्रश्न बन सकते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कथन कारण सिर्फ सुमेलित करने वाले नहीं, कथन जैसे कथन पूछता है ना कि 2 3 4 कथन दे दिया, उसमें से पूछेगा कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वाले जो हैं, ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बन जाएंगे। तो कौटिल्य के अनुसार पहला पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। और देखिए, यहाँ पर मैंने उन फैक्ट को लिया है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी कहानी नहीं ली हुई है। जैसे अगला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था उस दौरान। ब्रह्मदेव, ये क्या थी? ब्रह्मदेव कहा जाता था ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि दान दिया जाता था, अर्थात राज्य की ओर से जो भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को बिना किसी टैक्स के, उस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था, कोई कर नहीं लिया जाता था, ऐसी भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। अगला पॉइंट है, नई स्थापित बस्तियों में शूद्रों को प्रथम बार भूमि दी गई। ये मौर्यकालीन समाज की व्यवस्था थी। नई बस्तियां जब बसी तो वहाँ शूद्रों को प्रथम बार भूमि दी गई थी। शूद्रों को आर्य कहा गया है और उन्हें म्लेच्छ से भिन्न माना गया है। अगर मौर्यकालीन समाज व्यवस्था की बात करें तो वहाँ जो 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों में चारों को शूद्र कहा गया है। लेकिन शूद्रों से अलग जो थे, जिन्हें म्लेच्छ कहा गया है, वही अनार्य माने गए हैं। ठीक है, तो अनार्य से, आर्यों से जो भिन्न थे अनार्य, उन्हें म्लेच्छ कहा गया है और उनको शूद्रों से अलग बताया गया है कि समाज में, मौर्यकालीन समाज में। राइट, अगला है अंतवासिन। अंतवासिन क्या है? इनकी उत्पत्ति अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई थी। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन इन विवाहों से जो संतानें उत्पन्न होती थी उनको अंतवासिन कहा जाता था। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज कहते हैं कि इस समय दास प्रथा नहीं थी। हालांकि विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है दासों के कुछ प्रकारों का वर्णन करते हैं, वो हम देख चुके हैं। अर्थशास्त्र में दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन मिलता है। देखिए, मैंने बात कही ना, वही चीज़ आ गई। इसके बाद स्त्री दासों को धात्री, उपचारिका व परिचारिका कहा जाता था। ठीक है, रूपा जीवा किसे कहते थे? रूपा जीवा वेश्या को कहते थे। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थीं उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। वार्ता किसे कहते थे? कृषि प्लस पशुपालन प्लस वाणिज्य, इन तीनों को मिला करके वार्ता कहा जाता था। ठीक है, कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और उसका हम व्यापार कर रहे हैं, उसे हम वार्ता कहते थे। इसके बाद मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और राज्य कृषि पर नियंत्रण रखता था। उस समय कृषि पर नियंत्रण किसका था? राज्य का था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको एक बार नज़र मान लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कर प्रणाली की। कर प्रणाली में जैसे कि पहला
प्रकार का जो कर है वो है दुर्ग। दुर्ग कर कैसा कर था? मणिकर, मदिरालय, कारागार, मंदिर से होने वाली जो आय थी उससे जो टैक्स लिया जाता था उसको दुर्ग कर कहते थे। अगला है राष्ट्र कर। बलि, वणिक कर, नाव कर, पत्तन कर, चरागाह कर, सड़क कर से होने वाली आय को राष्ट्र कर या राष्ट्रीय आय कहते थे। ठीक। अगला है सीता। सीता किसे कहते थे? राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व, इसे सीता कहते थे। भाग निजी भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व था। बलि की बात करें, धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था। विष्टि, विष्टि का मतलब बेगार, बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर। ये मौर्य व्यवस्था का बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही बेकार की प्रथा थी, जिसमें मजदूरों से काम करवा लिया जाता था, लेकिन या दासों से काम करवा लिया जाता था और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ऐसे को विष्टि कर कहते थे और ये बेगार के रूप में था। और ये एक प्रथा थी कि किसी न किसी समय आपको राज्य के लिए बिना पैसे लिए काम करना ही पड़ेगा, जिसे हम विष्टि कर कहते थे। हिरण्य कर की बात करें, नगद के रूप में लिया जाने वाला जो टैक्स था उसे हिरण्य कहते थे। प्रणय की बात करेंगे तो संकट में लिया जाने वाला कर, कैसी संकटकालीन या आपात स्थिति आ जाए तो याद रखिएगा, अगर प्रणय कर में ये पूछ ले कि आपात के समय में लिया जाने वाला कर या आपातकालीन कर कौन सा था, तो प्रणय कर उसे कहते थे। राइट। इसके बाद हम पिंड कर की बात करें तो कई पिंडों, गांवों में सामूहिक रूप से लगाया जाने वाला टैक्स। ठीक है, पिंड का मतलब क्या है? गांवों से रिलेटेड है कि कई गांवों में इकट्ठा जो है सामूहिक रूप से लगाया जाने वाला जो टैक्स था उसे पिंड कर कहते थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी टैक्सेस हैं उनके बारे में। जैसे पिंड कर के बारे में तो बात कर लिया हमने। पथिकर कहते हैं। पथिकर किसे कहते थे? समाहर्ता द्वारा गांव से वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर था। देखिए, समाहर्ता का काम तो राजस्व का था ही, तो जितना वो वसूलता था, लेकिन जब एक्स्ट्रा वसूलता था तो उस तरीके के टैक्स को हम लोग पथिकर कहते थे। कौष्ठेयक, ये किसे कहते थे? सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। अर्थात जहाँ पर जैसे कोई जलाशय है, कोई तालाब है, वो सरकार का है, उसके आसपास के जो खेत हैं अगर उसे वो सिंचाई करेंगे तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे कौष्ठेयक कहते थे। पार्श्व किसे कहते थे? पार्श्व व्यापारी को ज़्यादा लाभ होने पर उससे लिया जाने वाला कर। जब व्यापारी को अपने व्यापार में अधिक लाभ होता था तो अधिक लाभ पर भी उसे टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार के टैक्स को मौर्य काल में पार्श्व कहते थे। ब्याज किसे कहते थे? व्यापार कर को ब्याज कहते थे। वितित, वितित का मतलब है पशुओं की रक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर। आपके जो पशु हैं, गाय भैंस बकरी जो भी पाले हुए हैं, उनकी रक्षा अगर राज्य कर रहा है तो उसके कारण वो कुछ आपसे टैक्स ले रहा है, जिसे वितित कहते थे। परिहारी किसे कहते थे? राजकीय भूमि में पशुहानि करने पर लिया जाने वाला हर्जाना। राजकीय भूमि है, उस पर कुछ बोया हुआ है और आपके पशु गए वहाँ पर, उसमें अगर नुकसान कर दिए, कुछ फसल बोई हुई है, गेहूँ बोया हुआ है, जो भी है, तो अगर आपके पशुओं ने नुकसान किया है तो उसका भी आपको नुकसान अदा करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। इस तरीके के टैक्स को परिहारी कहते थे। रज्जु किस प्रकार का टैक्स था? रज्जु भूमि की नाप के समय लिया जाने वाला कर। आपकी भूमि की नाप की, जैसे आज के दौरान चकबंदी होता है ना, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, तो उसी प्रकार रज्जु नाम का जो टैक्स था वो भूमि की नाप के समय लिया जाने वाला कर था। निष्क्रमय कर कैसा था? निष्क्रमय था निर्यात कर। और शुल्क किसे कहते थे? शुल्क था आपका सीमा कर व पथ कर, टोल टैक्स, जैसे आज के हिसाब से टोल टैक्स कहें। तो कुल मिलाकर के इतने आप देखेंगे कि यहाँ पर मौर्यकालीन टैक्सों की बात की गई है। इस शब्दावली को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन उद्योग धंधों की। तो जैसे श्रेणी का मतलब क्या होता है? उद्योग धंधों से संबंधित ये शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ पूछ सकता है, सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है। तो श्रेणी कहलाता था शिल्पियों का संगठन। ठीक है, शिल्पियों का मतलब जो कलाकार थे, जो कुछ मूर्तियां बनाते थे, कुछ रथ बनाते थे, कुछ जो भी काम शिल्प वाला करते थे, ऐसे सभी जो अलग अलग संगठन हुआ करते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई श्रेणियाँ होती थी। राइट, कई श्रेणियाँ होती थी, अलग अलग उनका एक समूह होता था काम के हिसाब से। अगली बात करेंगे हम निगम। निगम क्या किसे कहते थे? ये व्यापारियों का एक संगठन था। देखिए, व्यापारी का मतलब ये होता है कि शिल्पियों के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी तो उनको खरीद लिया जाता था और खरीद करके वो बेचते थे। तो अब व्यापारियों का आज भी, वणिकों का आज भी यही काम है। राइट, वो सामान खरीदते हैं किसी और से और उसको फिर बेच देते हैं किसी और को।
लेकिन शिल्पियों का काम क्या था कि वो चीज़ों की उत्पादन करते थे, वो खुद बनाते थे उनको, ठीक है। चाहे वो आपके खिलौने हों, चाहे वो आपकी कोई भी ऐसी घरेलू वस्तु हो, ये सारे के सारे शिल्पियों का काम था। और इनके अलग अलग समूह हुआ करते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अगला है संघ। संघ मतलब होता है महाजनों व देनदारों का संगठन, ये संघ कहलाता था। सार्थवाक इसे कहते थे, अनाज से संबद्ध व्यापारियों का जो समूह होता था उन्हें सार्थवाक कहते थे। समय क्या उद्योग से संबंधित एक शब्द है समय, मौर्यकालीन। ये समय कहा जाता था संगठनों के कानून का समूह, संगठनों के कानून का जो समूह होता था उसे समय कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय, है ना। समय दे देगा, आपको लगेगा कि अरे इस समय टाइम की बात कर रहा है, लेकिन ये संगठनों के कानून का समूह होता था जिसे समय कहा जाता था। आगे कुल मिलाकर के 4 व्यापारिक मार्ग हैं, उनकी बात की गई है। जैसे पहला मार्ग है वो है पाटलिपुत्र से पुरुषपुर व ताम्रलिप्त तक की जाता था। ये जो पहला मार्ग है व्यापारिक मार्ग, वो कहाँ से जाता था? पटना से लेकर के पुरुषपुर व ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ पर है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, राइट। ये आपका पश्चिम बंगाल, इसे उत्तरापथ बोलते थे, उत्तरापथ। पुरुषपुर का मतलब पेशावर, पेशावर मतलब पाकिस्तान, वहाँ से लेकर के पटना, और बंदरगाह कौन सा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये आपका बंगाल में था। तो इसे कुल मिलाकर के उत्तरापथ बोलते थे। और इसका वर्णन अगर बात करें तो इसका वर्णन उत्तरापथ का हमें इंडिका में मिलता है। और जीटी रोड भी कहते हैं, शेरशाह ने इसको बनवाया था, तो इसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी इसे कहते थे शेरशाह के समय में, ठीक है। दूसरा मार्ग की बात करें व्यापारिक मार्ग की, तो पश्चिम में पाटल से पूरब में कौशाम्बी के निकट के मार्ग को दूसरा मार्ग कहते थे। तीसरा मार्ग जो है व्यापारिक मार्ग है वो उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण में प्रतिष्ठानपुरी तक का मार्ग जो है, पैठान या प्रतिष्ठानपुर तक के मार्ग को तीसरा मार्ग कहते थे। चौथा मार्ग उस समय का जो था व्यापारिक मार्ग, वो था पश्चिमी तट भड़ौज से मथुरा तक, ठीक है। पश्चिमी तट भड़ौज, भड़ौज भी क्या है? एक बंदरगाह है, और ये कहाँ तक था? इसका रास्ता मथुरा तक जाता था। तो ये कुल मिलाकर के 4 व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, राइट। आगे हम लोग देखते हैं दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा के बारे में क्या है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। वो तो कहते हैं दास नहीं थे, अभी आपने देखा, पढ़ा पीछे। लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे हम ध्वजाहत की बात करते हैं, तो ध्वजाहत दास कैसे थे? युद्ध में जीता हुआ दास। देखिए शब्दावली ही इंपॉर्टेंट है और इसका अर्थ सुमेल करने के लिए देगा वो, राइट। तो ध्वजाहत प्रकार का जो दास था वो युद्ध में जीता हुआ, युद्ध में जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत। देखिए ये हिंदी में जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछेगा युद्ध में जीता हुआ दास, इसके बाद 4 विकल्प दे देगा। तो युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत है, मतलब चूंकि युद्ध में देखते हैं ध्वज होते थे, और ध्वज जब आहत हो जाए, अर्थात आपका ध्वज अगर गिर जाए तो इसका मतलब आप हार गए, पराजित हो गए, तो फिर आपको कुछ दासों को देना पड़ेगा। ये था युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत। इसके बाद अगली बात करते हैं उदरदास। ये पेड़ का दास हुआ करता था। इसके बाद गृहजात की बात करें तो गृहजात किसे कहते थे? ये दासी द्वारा उत्पन्न दास था। जो दासियां थीं उनसे जो उत्पन्न हुआ उनका पुत्र, वो दास जो होता था उसे गृहजात कहते थे। दायागत कहलाता था पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। देखिए उस समय दास प्रथा जब थी तो पैतृक दास प्रथा भी थी। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ दास बना हुआ है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी घर में दास रहता था, ठीक है। पहले वो रहेगा, फिर उसका पुत्र रहेगा, फिर उसका पुत्र रहेगा, इस तरीके से एक प्रथा थी पूरी पैतृक। तो उसे वो एक तरीके से पैतृक संपत्ति हुआ करती थी। अगर कोई चीज़ बेची जा रही है, जैसे वो मकान बेच दिया तो पता दास सहित बेच देते थे, है ना। तो ये एक तरीके से पैतृक संपत्ति के रूप में दासों को देखा जाता था, और ऐसे दास दायागत कहलाते थे। अगला है लब्ध। ये किस प्रकार का दास था? दान में प्राप्त हुआ दास। देखिए इनको दान में, मतलब जैसे कोई वस्तु है, मनुष्य का एक तरीके से व्यापार हो रहा है, दान में प्राप्त हुआ दास। इसके बाद हम क्रीत की बात करें। क्रीत का मतलब क्या है? क्रय किया हुआ, खरीदा हुआ दास। आत्म विक्रय का मतलब है कि दास कभी कभी अपने आप को बेच देते थे, ठीक है। तो स्वयं को बेचने वाला दास आत्म विक्रय कहलाता था। आहितक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। जैसे अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज आप नहीं चुका पा रहे तो उसके बदले में आप दास, जहाँ पर कर्ज दिए हैं, दास को रख सकते हैं, है ना।
तो वो दास उसके घर में काम करेगा जहाँ से आपने ऋण लिया हुआ है। तो ऐसे इस प्रकार के दासों को अहितक बोला जाता था। दंड प्रणीत, इस प्रकार के दास का क्या था, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। कोई दास को अगर हम मार मार के पीट पीट कर उसको दास बना दें तो इस प्रकार के दास को दंड प्रणीत दास कहते थे। तो ये कुछ दासों के 9 प्रकार हैं जो कि कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य के रचनाक्रम की। देखिए ये चीज़ें दोबारा इसलिए आ जा रही हैं क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट गई थी उनको दोबारा मैंने लिया हुआ है, राइट। इसलिए कुछ वैदिक साहित्य की कभी कभी हो सकता है आपको सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो छूटे हुए थे, राइट। तो हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य का रचनाक्रम, अर्थात वैदिक साहित्य में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आएंगी। वैदिक संहिताओं में क्या आते हैं, ये 4 वेद आते हैं आपके, राइट। दूसरे नंबर पे आएगा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे, फिर लास्ट में उपनिषद आएंगे। तो ये एक इसका क्रम दे सकता है ना, आरोही अवरोही क्रम। उपनिषद के बाद क्या आएंगे, वेदांग आएंगे। तो ये एक क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग। तो एक क्रम पूछ सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं मृदुभांड। किस प्रकार के मृदुभांड, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है मृदुभांडों के बारे में चर्चा नहीं की गई, सिर्फ उन मृदुभांडों की चर्चा की गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम ऋग्वैदिक काल के मृदुभांडों की बात करें तो पहला नंबर, काले एवं लाल मृदुभांड मिलते थे। कब, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें चित्रित धूसर मृदुभांड मिलते हैं, अर्थात यहाँ BRW और यहाँ पर PGW। शॉर्टकट में अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ है ब्लैक रेड वॉल वेयर, यहाँ पर है आपका पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। तो BRW मिलते थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन PGW मिलते थे उत्तर वैदिक काल में। गेरुआ मृदुभांड की बात करें और श्री कलर्ड पोटरी की, तो ये ऋग्वैदिक काल में मिलते थे। और जब हम उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदुभांडों की बात करें अर्थात BPW की बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल में मिलते थे। याद रखिएगा, गेरुआ आपका ऋग्वैदिक में है, उत्तरी काली पॉलिश वाले जो मृदुभांड हैं वो आपके उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं, राइट। आगे हम लोग देखते हैं वेद और उनके उपवेद के बारे में। हाँ, वेद, जैसे पहला वेद है ऋग्वेद और इसका उपवेद है आयुर्वेद, राइट। इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। सामवेद की बात करें, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद की बात करें धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऋग्वेद क्योंकि सबसे प्राचीन है, ठीक है, तो इसकी आयु बहुत ही पुरानी है, तो इसे हम आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं। सामवेद मतलब इसमें गाना बजाने से संबंधित है, और गंधर्व लोगों का ये काम हुआ करता था। गंधर्व लोग क्या करते थे, यही करते थे, तो इसलिए सामवेद से रिलेटेड हो गया। यजुर्वेद भी यज्ञ से संबंधित चीज़ें जो की जाती थी, तो युद्ध के समय या वैसे कभी, तो धनुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें शिल्प से संबंधित बातें की गई हैं, इसलिए ये शिल्पवेद इसका एक उपवेद हो जाता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया क्या कहलाता था, राजन। दूसरा आएगा जन, ये राष्ट्र से नीचे जो होगा वो जन, और जन कबीले तरीके से कबीला होता था। और इसमें आपने एग्जाम्पल में पंचजन पढ़े होंगे, है ना, तो वो एक तरीके के कबीले होते थे। राष्ट्र के नीचे कबीले कहलाते थे, कबीलों से मिलकर के राष्ट्र बनता था। इसके बाद जन से नीचे आते थे विश्व, और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। ग्राम आते थे उसके नीचे, और ग्राम को मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। फिर उसके नीचे कुल आता था, और उसका मुखिया कुलप कहलाता था, ठीक है। परिवार मतलब, कुल का मतलब क्या है, परिवार। तो सब उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन में सबसे निचली जो व्यवस्था थी वो थी कुल के ऊपर, ग्राम के ऊपर, विश्व के ऊपर, जन के ऊपर राष्ट्र। ये अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो ऐसे चलेगा। जब हम अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, राष्ट्र सबसे बड़ा, पहले क्या होगा, राष्ट्र के बाद जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। इस तरीके से ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था थी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, जैसे तुर्वसु प्लस कृवि, ये जन थे, इनको मिलाकर के जो जन बना वो पांचाल कहलाया। भरत प्लस पुरु, ये 2 अलग अलग जन थे, ये 2 कबीले अलग अलग थे। इन दोनों को कबीलों के मिलने से एक नया कबीला बना, एक नया जन बना, जिसे कुरु कहते थे। कुरु, और जहाँ पर रहते थे उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहते हैं, ठीक है। महाभारत में आपने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र। तो ये वही मेरठ और हरियाणा, मेरठ और दिल्ली वाला जो एरिया है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ये सब कुरुक्षेत्र के अंडर में आता था। तो ये भरत प्लस पुरु मिल करके कुरु कहलाते हैं बाद में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दासराग युद्ध के बारे में। दासराग युद्ध क्या था, दासराग युद्ध
कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप थे। इसमें दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था विश्वामित्र का और एक ग्रुप था वशिष्ठ का। ठीक है, ये दोनों जो हैं, अब जैसे हम बात करें विश्वामित्र की, इनको क्षत्रिय कहा जाता है, वशिष्ठ की बात करें इनको ब्राह्मण कहा जाता है। हालांकि वो जो है वो भी ऋषि थे, वो भी ऋषि थे। ठीक है, तो इन दोनों के जो लोग थे इनसे जुड़े हुए, उनके बीच में ही युद्ध हुआ था, जिसे दासराग युद्ध कहते हैं। और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, इस बात को भी याद रखिए। जैसे दसराग युद्ध में मुख्य ऐसा नहीं है कि 5 इधर मिलकर के 10 राजाओं के बीच में हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखिए विश्वामित्र वाला जो ग्रुप था, इस विश्वामित्र वाले ग्रुप में आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 जो हैं वो कबीले हैं। जैसे पंचजन की बात करेंगे तो पंचजन इधर देखिए, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वसु और पुरु, ये पंचजन हैं। और पंचजन और कुछ अनार्य थे, ये तो आर्य लोग हैं। अनु, द्रहु, यदु, तुर्वसु, पुरु, ये पंचजन जो थे ये आर्य थे, ये पंचजन हैं। और इसके बाद इधर हम देखेंगे तो इधर है अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन, ये जो हैं अनार्य लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 हो गए, 5 ये हो गए। तो टोटल विश्वामित्र की तरफ से कितने लोग थे? 10 कबीले थे, 10 लोग नहीं 10 कबीले थे, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। जो 5 आर्य थे उन्हें पंचजन कहा गया है। और इनके नाम भी एग्जाम में दे सकता है। वो कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन से पंचजन कबीले का भाग नहीं था? तो अनु, द्रहु, यदु, तुर्वसु, पुरु, ये 5 पंचजन थे। और जो आपके इधर अनार्य लोग थे इनके कबीले थे अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन। ठीक है, बार बार इसलिए मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, हो सकता है आपको लिखा हुआ समझ में ना आए। और ये युद्ध हुआ कहाँ पर था? परशुनी नदी के तट पर हुआ था। परशुनी जिसे हम रावी नदी कहते हैं। अब हम वशिष्ठ की बात करें तो वशिष्ठ की तरफ से राजा सुदास थे, और ये जो है भरतवंश या त्रिशु वंश से संबंधित थे। और यहाँ पर विश्वामित्र वाला ये जो ग्रुप था ये पराजित हो जाता है, और वशिष्ठ वाला जो ग्रुप है वो जीत जाता है। ठीक है, राजा सुदास वाला। याद रखिए सुदास जो है, दास जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये आर्य थे। ठीक है, ये आर्य थे। तो ये आप चीज़ यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको एक साथ समझ में आ गई दासराग युद्ध के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे हम नियोग प्रथा की बात करें तो ये विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है। वहतु की बात करें तो ये दहेज से संबंधित है। अगला है अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध राजा। कौन कौन से राजा थे जो अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? कुरुराज कहा जाता था परीक्षित को, पांचाल नरेश कहा जाता था प्रवाहण जाबाली को, विदेहराज कहते थे जनक को, और काशी नरेश कहते थे अश्वपति कैकेयी को। ये जो है सुमेलित करने वाला ही बनेगा प्रश्न यहाँ से। कुरुराज परीक्षित, पांचाल नरेश प्रवाहण जाबाली, विदेहराज जनक और काशी नरेश अश्वपति कैकेयी। आगे हम लोग देखते हैं वेद उनके पुरोहित के बारे में। हो सकता है आपने पढ़ा हो, आता भी हो, लेकिन एक बार आप देखने में क्या जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें होता कहते थे, और इनका काम था मंत्रोच्चारण। सामवेद के जो पुरोहित थे उनको उद्गाता कहते थे, ये गाते थे मंत्रों को। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें अध्वर्यु कहते थे, और ये कर्मकांड करना इनका कार्य था, क्योंकि यज्ञ वगैरह में क्या होता है, कर्मकांड ही होता है। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे वो थे ब्रह्मा, और इनका काम था यज्ञ का निरीक्षण करना। तो ये कुल मिलाकर के चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित, उनके कार्य के बारे में एक साथ आपको दे दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं वैदिक कालीन कुछ वेशभूषा की। ठीक है, वेशभूषा में जैसे नीवी की बात करें, नीवी क्या था? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। कमर के नीचे जो पहना जाता था उसे नीवी कहते थे। वासस का मतलब है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। देखिए तो अब एक साथ हो गया ना, नीवी वासस, नीवी वासस, अधिवासस। नीवी हो गया कमर के नीचे, जैसे आप हम लोग अगर बात करें तो पैंट हो गया। वासस कमर के ऊपर मतलब शर्ट हो गई आज के हिसाब से। अधिवासस अगर महिलाओं की बात करें तो ओढ़नी हो गई। तो नीवी वासस, अधिवासस। इसके बाद उसनी कहते थे पगड़ी को। देखिए ये आपका पर्यायवाची में भी पूछा जाता है, उसनी किसका पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो ये उसनी जो है वो पगड़ी का पर्यायवाची है, तो उसनी पगड़ी को कहा जाता था। सामूल्य ये ऊनी वस्त्र था, ऊनी वस्त्र को सामूल्य कहते थे। पेशस कहते थे कढ़े हुए वस्त्र, जो कढ़ाईदार कपड़े होते थे, इसमें खूब कढ़ाई हुआ करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पेशस कहा जाता था। इसके बाद वाधूय कहते थे विवाह के समय वधू द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। जैसे आजकल जो है आप देखते होंगे जब विवाह होता है तो जो हैं जो विवाहिता होती हैं वो कुछ पहनती हैं कपड़ा स्पेशल अपने शादी के समय में। तो वैसे उस समय भी होता था, तो उस समय जो विशेष पहना जाता था वधू द्वारा उसे वाधूय कहते थे। पैसा का मतलब है नृत्यांगनाओं द्वारा पहना जाने वाले वस्त्र। देखिए अब यहाँ पैसे से संबंधित हम लोग रुपया पैसा को सोच लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है।
जो नर्तंगियाएँ, जो डांस करने वाली जो नर्तकी होती थी, उनके द्वारा जो वस्त्र पहना जाता था उसे पैसा कहते थे। द्रापी क्या था? द्रापी शाल या चादर हुआ करती थी। मरुत कहते थे मृगचर्म, जिसे हिरन की जो खाल थी उसका प्रयोग जो है ऋषि मुनि करते थे, पहनते थे, लपेटते थे। जैसे आपने शिव जी को देखा होगा, है ना, बाघ की खाल है या मृग हिरन की खाल है, उसको पहनते थे लोग, तो इसे मरुत कहा जाता था। कुल मिलाकर के ये वेशभूषा से रिलेटेड था वैदिक कालीन। तो ये कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया हुआ है, और इसको आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आप और कोई और बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।